हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम ऑलरेडी ग्रुप 16-17 एलिमेंट्स पे अपनी 9 पार्ट की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 10th पार्ट पे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमने ऑलरेडी ओजोन का प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में और बाद में उसके हम स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, ठीक है, उसके रिएक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। देखिए, सबसे पहले मतलब ऑक्सीडाइजिंग का मीनिंग क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग शब्द मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देना, मतलब सामने वाले के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट लाना, इंक्रीज कर देना। अब सामने वाला कौन? ओजोन जिससे भी रिएक्ट करता है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। ठीक है, कैसे, ये हम रिएक्शंस में देखेंगे। और ओजोन एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हालांकि आपने सुना होगा K2Cr2O7, KMnO4, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये उनसे भी ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुपर्ब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखती है ये मेनली दिखती है नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, क्योंकि ओजोन टूट जाता है ऑक्सीजन में और वो दे देता है एक नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब O3 से O2 मिल गया और O2 से मिल गया एक एटॉमिक ऑक्सीजन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये क्यों रिएक्टिव होता है वो मैं बता देता हूँ। ऐसे आप सब जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-6, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 6। तो सोचिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये कितना ज़्यादा रिएक्टिव नेसेंट ऑक्सीजन एटम हो सकता है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने शब्द का यूज़ किया नेसेंट, उसका मतलब क्या? नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न, जस्ट अभी अभी पैदा हुआ, मतलब रिसेंटली फॉर्म्ड। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये रिसेंटली फॉर्म्ड है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए। क्यों? ऑक्सीजन जाके सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और वो गेन क्यों करता है? देखिए यहाँ पे उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सो इफ इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन देन इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन और इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्पीशीज विथ विच इट इज रिएक्टिंग, या फिर सामने जो भी मॉलिक्यूल या एटम होगा जिससे ये रिएक्ट करता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा? रिड्यूस, और सामने वाले को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमने ऑलरेडी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, और उसमें एक कंसेप्ट सिखाया था जो आप सबको याद रखना होगा, ऑयल रिग करके। ऑयल रिग, ओके, ऐसे ऐसे मैं लिख दूँ तो OIL, ऑयल, और यहाँ पे रिग। ओके, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहीं पे आप देख लें तो रिडक्शन भी है। तो इसका मतलब क्या है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, reducing agent loses electron, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर फाइनली आता है रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस, ऐसे। तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले ये इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग ये जो एजेंट है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट लूज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये हमेशा आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PbS में लेड जो है वो +2 है और सल्फाइड जो है वो H2- है। सर आपको कैसे पता चला? तो आप याद रखना, जब सल्फर अलोन ऐसे है और सामने कोई है मेटल, तो जो कार्बन फैमिली का ये लेड, तो लेड की जनरली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। याद रखिए प्यारे बच्चों, जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती है। इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट, तो ऐसे पता होना चाहिए कि S2 है यहाँ पे माइनस, ओके, और लेड +2। अब यहाँ पे देखिए सल्फर -2 से इसमें जाके कन्वर्ट हो गया +6। आप देख रहे हैं सल्फर कैसे ऑक्सीडाइज हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ओजोन ऑक्सीडाइजेज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट। सर लेकिन यहाँ पे तो सल्फर
ऑक्सीडाइज हुआ ना, लेकिन हम मानते हैं कि पूरा कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड है। तो लेड सल्फाइड से बन गया लेड सल्फेट, -2 से ये कन्वर्ट हो गया +6। और ओजोन देखिए, ओजोन 4 मोल थे ओजोन के, वो 4 मोल में से 4 मोल क्या बन गए, ऑक्सीजन। 4 मोल ऑक्सीजन, तो बचे कितने ऑक्सीजन, जी हाँ 4 ऑक्सीजन, वो कहाँ पे अटैच हो गए, यहाँ पे। ठीक है, ये सारे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। क्या है, -2। और यहाँ पे सल्फर जो है वो -2 से +6 में कन्वर्ट हो गया, मतलब टोटल कितने का चेंज हुआ उसमें, जी हाँ 8 का, आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए पोटेशियम आयोडाइड एक्वस मीडियम में इसको ऑक्सीडाइज करता है कौन, ओजोन। ये देखिए ये आयोडीन था, इसमें I- था, क्योंकि हम सब जाते हैं अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो K+1 है, तो I-1 है। I क्या है, -1, -1 से वो किस में कन्वर्ट हो गया, 0। तो आयोडीन में, ओके, आयोडीन मॉलिक्यूल में आयोडीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो देखिए ये कैसे ऑक्सीडाइज हो गया, -1 से 0, यहाँ पे आयोडीन -1 था, -1 से क्या हो गया, 0। ठीक है, और यहीं पे आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन किस में अटैच हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ओजोन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन गया कहाँ, ऑक्सीजन चला गया पोटेशियम के साथ। तो ये देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, आप इस बात को याद रखना, अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन तो होना ही है। आगे देखिए, ओजोन ऑक्सीडाइजेज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपको कैलकुलेट करना है तो आप एक्स मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। x-2 = 0, जी हाँ मैं NO की बात कर रहा हूँ, क्योंकि NO में कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा, +2। और यहीं पे सेम ऐसे +4, तो देखिए कैसे ये +2 से +4 कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन जो 0 था, ओजोन, वो अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, -2 में। तो ओजोन के एक ऑक्सीजन आइटम का रिडक्शन हुआ और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और पूरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, जी हाँ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब देखिए, हेंस द नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन कैन ब्रिंग फोर्थ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन दी अपर एटमॉस्फेयर। तो अपर एटमॉस्फेयर में आपने देखा होगा जब प्लेन उड़ते हैं, तो प्लेन उड़ते हैं तो उनके फ्यूल से नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट निकलता है, और वो पोल्यूटेंट जो है वो ओजोन को इसी तरह से डिप्लीट कर सकता है। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ अ रिएक्शन विच इज़ फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर प्रॉपर्टी। ओके, मैं पाउडर बोलने वाला था, माफ़ी चाहूँगा। प्रॉपर्टी मतलब क्या, ब्लीचिंग मतलब क्या, सामने वाले का जो कलर होता है, जैसे जैसे ग्रीन कलर की लीव्स है, अगर उसको ओजोन के सामने लेके आएंगे तो ओजोन उसको डीकलराइज कर देगा। ठीक है, मतलब उसके कलर को वैनिश करवा देगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्लीचिंग। ओजोन एक्ट्स एज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ओके, और उसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का कारण ही उसका नेसेंट ऑक्सीजन है। तो ये देखिए कैसे एक कलर्ड मैटर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के कलरलेस मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। ओजोन ब्लीचेस इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई ब्लीच। इसे मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं लगती। जैसे क्लोरीन है उसका भी ब्लीचिंग एक्शन है, लेकिन जनरली वो मॉइस्चर स्टेट में करता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग एजेंट जैसा काम करता है। अब नेक्स्ट देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ओजोन रिड्यूसेस पेरोक्साइड टू ऑक्साइड, मतलब ओजोन जो है वो दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। अब यहाँ पे देखिए H2O2 के साथ जब ओजोन रिएक्ट हुआ तो उसने दे दिया H2O, और यहाँ पे आ गया 2O2, 2O2। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऑक्सीजन आइटम थे जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे। अब यहाँ पे कितने आ गए, 4 ऑक्सीजन आइटम जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर आप ये 3 आइटम कैसे बोल रहे हैं, जी हाँ, ओजोन के एक एलिमेंट में 3 ऑक्सीजन आइटम होते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मोल है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 आइटम थे, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 4। और ये एलिमेंटल स्टेट में इसीलिए 0। तो देखिए कैसे यहाँ पे पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 से 0 हो गया, -1 से क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, जी हाँ ऑक्सीजन का। क्या हुआ, ऑक्सीजन का। और ये जो दूसरा ऑक्सीजन था
जो -1 में था। चलिए एक बार थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। अब भी जो आपने रिएक्शन देखा यहाँ पे वो कुछ इस तरह से था। ये था H2O2, ये कुछ ऐसे, और इसे आपने रिएक्ट कराया था ओजोन से। तो आपको मिला क्या? जी हाँ, आपको मिला H2O प्लस 2 मोल्स ऑफ O2। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आइटम है? जी हाँ, 3 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन के आइटम को देखें तो ये कितने हैं? 4 ऑक्सीजन आइटम है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे 4 आइटम का 0 है। मतलब क्या? इसमें से ये एक ऑक्सीजन जो -1 की स्टेट में था, ये कन्वर्ट हो गया किस में? जी हाँ, 0 में। और ठीक उसी तरह यहाँ से आपको फिर क्या मिल गया? H2O2 किस में कन्वर्ट हो गया? राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल में अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। मतलब यहीं पे इस ऑक्सीजन को अगर मैं कंसीडर करूँ तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये ऑक्सीजन कैसे -1 से -2 हो गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीजन ही क्या हुआ? रिड्यूस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओजोन ने किस तरह से काम किया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, और इसने किसकी तरह काम किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ज़्यादा ध्यान देना है पेरोक्साइड के इन 2 ऑक्सीजन एटम पे, क्योंकि यही अपना कमाल दिखा रहे हैं। एक तो -1 से पहले किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। मतलब इसका तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन दूसरे ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ने सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, खुद रिड्यूस कर दिया, और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। ओके, अगर आप देखने चाहें तो इसमें जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो पूरा H2O2 में ही हो रहा है। तो ये एक इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन की तरह है। क्या है? इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन की तरह। ठीक है, अब ये इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। जैसे ये एक ऑक्सीजन जो है ये -1 से किस में चला गया? 0 में। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना आप, ये 4 ऑक्सीजन आइटम, ये जो मैंने लिखा है ये 0 में, और यहीं पे -1 से -2 में आ गया है। ठीक है, चलिए इतना स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी है, वरना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एनीवेज, अब ये देखिए, बेरियम पेरोक्साइड से ओजोन को रिएक्ट किया और बेरियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? बेरियम ऑक्साइड। इसमें जो बेरियम था ये Ba2+ में था, और एक ऑक्सीजन जो था ये जो ऑक्सीजन था ये -1 में था। तो -1 से ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक ऑक्सीजन, जी हाँ, 0 में। और जो दूसरा ऑक्सीजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? जी हाँ, वो -1 से -2 में कन्वर्ट हुआ। तो उसी का उस एक ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन, और दूसरे का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। लेकिन हम ज़्यादा करके किसको देखेंगे? जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ओजोन ओजोन में टोटल 3 आइटम थे, वो खुद क्या हो गया? रिड्यूस। ठीक है, खुद का हो गया ऑक्सीडाइज, सॉरी। ओके, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सिंपल रिएक्शन है, को याद रखना है कि सामने वाले को वो रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। ओजोन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, एक्सप्लेन। देखिए ये ब्लीचिंग एजेंट है, ये ऊपर वाला ही रिएक्शन दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाई डज ओजोन एक्ट्स एज एन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन इट इज प्रोड्यूस newly born which is deficient of 2 electrons, so it acts as a strong oxidizing agent. सिंपल, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है और उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। अब हम बढ़ने वाले हैं एक ग्लोबल इशू की तरफ, जिसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन मतलब जो O3 है वो अब O3 के फॉर्म में नहीं रहता, वो टूटकर कुछ और बन जाता है। और हम सब ने ऑलरेडी ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हो ओजोन डिप्लीशन के बारे में, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन अभी आपने ऊपर देखा, और ड्यू टू क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। और आपको तो पता ही है अंटार्कटिका बिग होल। ओके, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ओजोन डिप्लीशन। ये ओजोन की लेयर है, तो इसमें जो लेयर होती है ये रिएक्ट करके O3 जो है वो टूट जाता है।
तो इसे ही हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। द ओजोन लेयर इन द अपर atmosphere absorbs harmful UV radiation from the sun, thus protecting people on the earth। तो ये यूवी को एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए यूवी एब्जॉर्प्शन के टाइम पे होता क्या है, O3 टूट के ऑक्सीजन बनाता है और फिर वही ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर O3 दे देता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है, इसी में वो यूवी को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ओजोन को टूटने के लिए क्या चाहिए, यूवी, और फिर बाद में उनका कॉम्बिनेशन भी होते रहता है। तो इस तरह से जो ओजोन है वो यूवी को नीचे आने नहीं देता, ठीक है, और वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी, कैसे एटमॉस्फेयर में कहाँ पे ओजोन होता है और वो कैसे हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। और मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे और बहुत सारे बच्चों ने उसके आंसर भी दिए। ठीक है, आगे देखिए। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज कॉज्ड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए ये सेम रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ लिया है, ये वापस आ गया। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं। जैसे ये देखिए CFC, ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यूज्ड इन एरोजोल एंड एंटी रेफ्रिजरेटर, सॉरी यूज्ड इन एरोजोल्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। देखो रेफ्रिजरेटर्स में एज अ कूलेंट ये यूज़ होता है। ठीक है, कूलेंट। हालांकि अभी मॉडर्न टाइम में इसे रिप्लेस करके HFC यूज़ करने लगे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसमें से जो नेसेंट क्लोरीन निकलता था ये ओजोन को डिप्लीट करता था एंड सब्सिक्वेंट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में चले जाते थे और फिर क्या करते थे, वही ओजोन डिप्लीशन। आगे देखिए। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज़ बीन मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन आपको पता होगा, पोलर आइस बियर आपने सुना होगा, जहाँ पे रहते हैं वही पोलर रीजन, जहाँ पे बर्फ जमी होती है, स्पेशली ओवर अंटार्कटिका। एंड वी नो दैट दिस बिग इशू कॉल्ड एज अंटार्कटिका बिग होल, जो अंटार्कटिका में ऊपर ओजोन लेयर में एक बड़ा सा होल हुआ है। ओजोन डिप्लीशन इज अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सर्फेस। ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो बहुत सारी यूवी रेज हैं वो अर्थ सर्फेस पे पहुंच रही है, और उसके वजह से क्या होता है, जी हाँ, जब ये स्किन पे गिरती हैं तो स्किन कैंसर करवाती हैं। एट द सेम टाइम अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता है इसी के वजह से, दस कॉजिंग एन इंक्रीज रेट ऑफ स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट, जिसे आप मोतिया बिंदु कहते हैं, आपने सुना होगा हिंदी में, एंड जेनेटिक एज वेल एज इम्यून सिस्टम डैमेज अमॉन्ग पीपल। और इससे जेनेटिकल डिसऑर्डर भी होता है। जेनेटिकल डिसऑर्डर मतलब अ लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम, आपसे आपका जो जेनेटिकल कोडिंग है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आने वाली जनरेशन में भी उसका प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इम्यून सिस्टम मतलब हमारे बॉडी की जो फाइटिंग कैपेसिटी है अगेंस्ट दी वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है। डू यू नो ओजोन रिएक्ट्स विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट कॉल्ड एज ओजोनॉइड। जी हाँ, हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, जैसे H2C डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ जब हम ओजोन को रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिल जाता है HCHO के 2 मोल्स। अब वो डिपेंड करता है आप कैसे कराते हैं। अगर आप रिडक्टिव ओजोनलिसिस करेंगे, जैसे जिंक एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तब तो ये ग्लाइकोजल दे देगा, और इसे फ्रीली करेंगे तो ये तो फॉर्मल्डिहाइड दे देता है। ओजोनॉइड आर डीकम्पोज बाय वाटर और डाइल्यूट एसिड टू गिव अल्डिहाइड और कीटोन। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज ओजोनोलिसिस। जी हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं अपने 11th स्टैंडर्ड चैप्टर कॉल्ड एज अल्कीन में। अब ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है। ओजोन इज एन एंगुलर मॉलिक्यूल, ये एंगुलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एंगुलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसे एंगल की तरह, या फिर बेंट आप बोल सकते हो। द 2 O बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल and that is 128 picometer. O bond angle is 117 degree. It is a resonance hybrid of two canonical structure. अब रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब क्या, इन दोनों ये जो दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने पेन और पेपर की हेल्प से ड्रॉ किए, और फिर हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो जो मोस्ट प्रोबेबली ओजोन के रियल स्ट्रक्चर जैसा है, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सारे स्ट्रक्चर रियल नहीं है, ये रियल स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट रियल जैसा है आज से। तो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन की एक बॉन्ड लेंथ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड की वो छोटी होनी चाहिए थी और सिंगल की बड़ी होनी चाहिए थी। और मैं आपको बताऊं समवट अराउंड एक्सपेक्टेड 141 पिकोमीटर, बट एक्चुअल में ये दोनों क्यूब कितने आ गए 128 पिकोमीटर। और तभी कहा गया कि ओजोन में क्या होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस आई होप आपको समझा होगा। ये मॉलिक्यूल, ये जो ओजोन है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है और फिर ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब इसका बेंड स्ट्रक्चर क्यों आता है? अगर आप ओजोन में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ज़रा हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जी हाँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? जी हाँ 6, और यहाँ पे ये 6 हो गए। ठीक है, तो ऐसे सारे ऑक्सीजन के टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। जी हाँ, फॉर्मल चार्ज नो डाउट इसके ऊपर -1 आता है, इसके ऊपर -1 आता है। और ये ऑक्सीजन का चेक करें तो 2, 3, 4, 5, 6 होने चाहिए थे, तो इस पर +1 आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं हम, बेसिकली हमें तो देखना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए सबसे पहले ये जो सेंट्रल वाला ऑक्सीजन है, इसका हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर चेक करते हैं। तो स्टेरिक नंबर इसका कितना है? जी हाँ, स्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का सम करना है और प्लस लोन पेयर लेना है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? जी हाँ, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से कोई भी एक, देखिए मैंने ये लिया है, आप नीचे वाला भी ले सकते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड हुआ और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है सर, लेकिन ये तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। जी हाँ, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते वक्त हम हमेशा दिखाते हैं, बट अदरवाइज ये कोवैलेंट जैसा ही होता है। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 2 और लोन पेयर कितनी हो गई? जी हाँ, ये एक लोन पेयर, तो 1। तो टोटल इसका जो स्टेरिक नंबर है वो कितना आ गया? टोटल स्टेरिक नंबर आ गया 3। और जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन वो हो जाता है sp2। sp2 जैसे एक S और 2p, तो टोटल कितना हो गया? जी हाँ 3। सर अगर स्टेरिक नंबर 4 होता तो sp3, स्टेरिक नंबर 2 होता तो sp। सर स्टेरिक नंबर 1 मतलब वो तो अकेला ही है, फिर उसे तो कोई सराउंड कर ही नहीं रहा। स्टेरिक नंबर 1 नाम की चीज़ होती ही नहीं है, मिनिमम 2 ही होगा। तो अब देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, तो हमें पता है sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसमें जनरली ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। और ये कहाँ पे आपने पढ़ा है? 11th स्टैंडर्ड केमिकल बॉन्डिंग। जी हाँ, वो चैप्टर आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है अभी भी तो। ओके, और जब ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जाता है, क्या आ जाता है? एक लोन पेयर। ठीक है, जब एक लोन पेयर आ जाता है तो जो ज्योमेट्री है वो हो जाती है बेंट या फिर एंगुलर या फिर वी शेप। सर ये तो sp3 में भी 2 लोन पेयर आने के बाद हो जाता है। जी हाँ, वही बात है। ठीक है, ऐसा आ जाता है। ओके, और जो एंगल है सर, इसमें तो एंगल जो है वो 117 डिग्री है। जी हाँ, वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग एटम कौन सा है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो फिलहाल ये एंगल मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं यूजेज ऑफ ओजोन। ओके, आप याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन के स्ट्रक्चर में। ओजोन इज यूजफुल फॉर एयर प्यूरिफिकेशन एट क्राउडेड प्लेसेस लाइक सिनेमा हॉल, टनल, रेलवेज ईटीसी। क्यों एयर प्यूरिफिकेशन के लिए? जी हाँ, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देता है। इन स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जर्म्स और बैक्टीरिया का जो बाहर वाला जो सेल वॉल होता है उसको ये रैप्चर कर देता है, और रैप्चर करने की वजह से अंदर के जो भी मटेरियल है वो बाहर आ जाते हैं। तो सर पानी में उनके अंदर वाले मटेरियल बाहर आ जाएंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा? जी, अभी जो माइक्रोब है वो जिंदा नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट, फॉर ब्लीचिंग आइवरी, ऑयल, स्टार्च, वैक्स एंड डेलिकेट फैब्रिक सच एज सिल्क, ये सारी चीज़ों को ब्लीच मतलब इनका कलर निकालने के लिए। आइवरी तो आपको पता ही होगा। ठीक है,
इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक कैम्फर, कैम्फर आप सबको पता है कपूर बोलते हैं, एंड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। आइवरी आपको पता होगा जनरली, इसको अ, हाथी का जो दांत होता है ऐसा माना जाता है कि उससे बनाया जाता है, ठीक है, उसके जैसा होता है हालांकि। कंपाउंड ऑफ सल्फर, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपाउंड ऑफ सल्फर। ओके, तो सल्फर का सबसे पहला जो कंपाउंड है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। इसका पहले प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? सिंपल, आप सल्फर ले लीजिए और उसे बर्न कर दीजिए ऑक्सीजन के साथ। सर सल्फर कौन सा? जनरली रोम्बिक सल्फर लेते हैं, उसे आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, एयर में आपको मिल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और दूसरा सल्फाइट के साथ, जी हाँ याद रखना, सल्फाइट आयन जो है वो SO3 2 माइनस है, और जो सल्फेट आयन होता है वो SO4 2 माइनस होता है। S2 माइनस को हम सल्फाइड कहते हैं। ये सारे अगर नाम आपको जानने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड देख लीजिए। सर आप बार बार ये प्लेलिस्ट ऐसे क्यों बोलते हो वीडियो में? ताकि हर एक चीज़ को मैं हर बार डिटेल में नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, जो कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है, इसीलिए मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इन लेबोरेटरी सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम सल्फाइड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे देखिए Na2SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट किया गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na2SO4, और यहाँ पे SO2, और ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये गैस रिलीज हो गई, तो सल्फाइड को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बना दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, उसके अंदर वाटर भी है। नेक्स्ट, फ्रॉम सल्फाइड इंडस्ट्रियल मेथड, सल्फाइड से कैसे बनाएंगे? तो ऊपर मैंने आपको सल्फाइड बता दिया है, S2 माइनस, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग जिंक सल्फाइड एंड आयरन पायराइड। जी हाँ, आपने चैप्टर पढ़ा होगा एक मेटलर्जी, मेटलर्जी, उसमें जनरली हम दो प्रोसेस करते हैं, एक का नाम है रोस्टिंग और दूसरे का नाम है कैल्सिनेशन। और आप सब जानते हैं रोस्टिंग जो होता है वो सल्फाइड ओर के लिए होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये रोस्टिंग ही है, ये रोस्टिंग ही है। तो 2ZnS प्लस O2, जी हाँ, रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और वोलेटाइल इम्प्योरिटी निकल जाती है। देखिए यहाँ पे एक गलत चीज़ लिखी है, सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड, जी हाँ ये गैस स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है? गैस। और फिर आयरन पायराइट को भी हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, हीटिंग इज नीडेड, और फिर FeTO3 और 8 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ये बैलेंसिंग है रिएक्शन का, जिसको आप बैलेंस कर सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन के हेल्प से। किससे? रेडॉक्स रिएक्शन के हेल्प से। आज समझ में, ये हमने सीखा है 11th स्टैंडर्ड में, और फिर भी अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो ये टोटल जो रिएक्शन था ये क्या था? रोस्टिंग। और रोस्टिंग में क्या करते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड फॉर्म में। अगर आपको नहीं पता है, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, तो भी कोई बात नहीं, हम इसे DNA ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ SO2। SO2 की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इज अ कलरलेस गैस, इसका कोई भी कलर नहीं होता, विद अ पंजेंट स्मेल। व्हाट डू मीन बाय पंजेंट स्मेल? आप पब्लिक यूरिनल में गए रहेंगे, जनरली इंडिया में ही, ऑब्वियसली इन पब्लिक यूरिनल यू विल माइट बी फाइंडिंग, इफ इट इज़ नॉट क्लीन, आपकी नाकों में झुंझुनाहट होती है, नाकों में ऐसा कुछ लगता है कुछ तो आ रहा है, जी हाँ वही पंजेंट स्मेल होता है। इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो पॉइजनस होती है, जहरीली गैस है। ओके, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे। SO2 is highly soluble in water and its solution in water is called as sulfurous acid। आपने ये रिएक्शन भी पहले पढ़ चुका है ऑक्साइड ऑफ एसिडिक ऑक्साइड में। तो ये देखिए H2O, और यहाँ पे बन जाएगा H2SO3, ठीक है। अब ये H2SO3 कैसे बना? जी हाँ, सल्फर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वाटर के साथ रिएक्शन के होने के बाद भी वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा, तो ये बन गया H2SO3। इसके बारे में डिस्कशन हमने अपने ऑक्सी एसिड मतलब प्रीवियस पार्ट में किया है, तो आपको पता होगा। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर जो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, मतलब रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये लिक्विफाई हो जाएगा और बॉईल करने लगेगा 263 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे तो ये लिक्विफाई होता है जब आप प्रेशर कितने का अप्लाई करते हो, 2 एटमॉस्फेयर का, लेकिन बॉईल कब हो जाएगा, 263 केल्विन पे, मैं आपको बताऊंगा, तब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। याद रखिएगा, नहीं तो आप सोचोगे सर ये जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये रूम टेम्परेचर से भी कम आ गया, तब तो कैसे आप बोल रहे हो कि ये 298 पे लिक्विड स्टेट में रहेगा। जी हाँ, 298 पे लिक्विड स्टेट में तब रहता है जब प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर होता है, और जैसे ही प्रेशर कम हो जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब वो 263 पे ही बॉईल होने लगता है। इसके लिए आप हमारी सॉल्यूशन की वीडियो देख लीजिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट होता कैसा है और वो काम कैसे करता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो रिएक्शन विद क्लोरीन, तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम देखेंगे क्लोरीन के साथ। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ चारकोल की प्रेजेंस में। तो चारकोल करता क्या है, जी हाँ, चारकोल एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यह आपने काइनेटिक्स में पढ़ा था, याद है आपको। कैटालिस्ट चेंजेस द पाथ ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर अगर आपको ऐसे चाहिए तो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, वो रिएक्शन का पाथ चेंज कर देता है। और जैसे ये रिएक्शन होता है एक कंपाउंड मिलता है SO2Cl2। ओके, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड इसका जो नाम है वो मैं वापस बताता हूँ, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और यहाँ पे सल्फर देखिए SO2 के फॉर्म में, और यहाँ पे SO2Cl2 आ गया है लिक्विड के फॉर्म में। इसका चाहे तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की तरह 2 ऑक्सीजन इसे अटैच कीजिए और एक क्लोरीन वापस सल्फर को अटैच कर दीजिए। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज बाय डाइऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए ये कैटालिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये SO3 बनता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस में, कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिएक्शन विथ NaOH, सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो एसिडिक है, ये हमने देख लिया है, और NaOH का जो नेचर है वो बेसिक है। तो एसिड और बेसिक रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, जी हाँ, सॉल्ट, और ये वाटर। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर, और याद रखिएगा दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। सल्फर यहाँ पे भी +4 था और यहाँ पे भी +4 है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अब यहाँ पे देखिए H2O का यूज़ किया गया है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया गया है, या फिर इसे आप कह सकते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम बाइसल्फाइड। ये रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बोला था कि सल्फर डाइऑक्साइड भी किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर, लेकिन ओजोन बिना मॉइस्चर के काम करता था। ठीक है ना, तो याद रखना ये मॉइस्चर और ब्लीचिंग तो आप अभी जानते हैं। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ब्लीचिंग एजेंट जैसा भी ये काम करता है। ओके, आप सोचेंगे कि सर रिड्यूसिंग को ही ब्लीचिंग बता रहे हैं, नहीं, ब्लीचिंग का मैं अलग से बोल रहा हूँ। मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस फेरिक सॉल्ट इनटू फेरस, तो यहाँ पे देखिए आयरन +3 था, +3 से कितना हो गया +2, और सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग की तरह काम कर रहा था तो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे सल्फर +6 हो गया और यहाँ पे सल्फर कितना है, +4। ठीक है, तो सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और उसने आयन को रिड्यूस करा दिया। बाकी बैलेंसिंग का हम रेडॉक्स मेथड से कर सकते हैं। मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइजेज एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन। ये देखिए KMnO4 है, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए Mn कितना था, +7, Mn +7 से यहाँ पे Mn कितना हो गया, +2, देखिए ये रिड्यूस हो गया। और सल्फर +4 से यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, +6, यहाँ पे भी +6, यहाँ पे भी +6। ठीक है, आगे देखिए मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस हेलोजन टू हेलो एसिड्स। ये देखिए आयोडीन है, आयोडीन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आयोडीन यहाँ पे 0 था और 0 से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, -1।
तो उसको क्या कर दिया, रिड्यूस, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि SO2 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और सल्फ्यूरिक एसिड में +6। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एट दी एंड, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ एंगुलर विथ SO2, ओके, बॉन्ड एंगल ऑफ 119.5 डिग्रीज। ठीक है, ये SO2 में है ना बहुत ही स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आपने ये देखना है फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो इसके लिए मैं आपको एक दे दूंगा लिंक। ठीक है, एक लिंक दूंगा आई बटन में, ज़रूर आप देखना उसको। ऊपर आई बटन जो होता है वो, और नीचे स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एकदम डिटेल में इसका डिस्कशन है, क्योंकि JEE और नीट में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए, यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ क्या क्या है वो देख लेते हैं। इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। जी हाँ, पेट्रोलियम और शुगर को प्योर करने के लिए इसका यूज़ होता है। दूसरा, ब्लीचिंग ऑफ वुल एंड सिल्क। देखिए मैंने बोला ना कि सल्फर डाइऑक्साइड एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी काम करता है, मतलब कलर हटाने के लिए। इट इज़ यूज्ड एज एंटी क्लोर एंड डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, एंटी क्लोर मतलब क्या होता है, जैसे पता है आपको, क्लोरीनेशन हम कर देते हैं, तो उसे निकालने के लिए, क्लोरीन को निकालने के लिए एंटी क्लोर जैसा काम करता है। प्रिजर्वेटिव, ताकि हम चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए रख सकें, प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइसल्फाइड। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। तो ये एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है। तो ये सारी डिटेल थी ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप नोटिफिकेशन, मतलब बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।